नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एनसीडीआरसी का एक जजमेंट आया है। और वो जजमेंट मैं कहूँ ऑर्डर आया है या अवार्ड आया है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों की जो बड़ी भारी जातियां हैं हमारे देश में, हम सब जान रहे हैं कि भारत जो है वो सर्विस सेक्टर पर चलने वाला देश नहीं था। हम तो भगवान पर विश्वास करने वाले लोग हैं और ये मानकर चलते हैं कि जन्म भी वही देता है, मृत्यु भी वही देता है। दुख का कारण मानसिक स्थिति है, लेकिन कष्ट भगवान दे सकता है, वो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के हिसाब से चलता है, ऐसा उपनिषद कहता है। ये भी कहता है कि तुम सही हो सकते हो, लेकिन तुम्हें भोगना वो सब कुछ पड़ेगा जो परमात्मा ने तुमको अवार्ड में दिया है। और उस हिसाब से जन्म बार बार होते रहेंगे। इस जन्म में ज्यादा चिल्लाओगे तो अगले जन्म में कुत्ते हो जाओगे, मीट मछली खाओगे, हड्डियां नोचोगे तो अगले जन्म में कुत्ते बन के नोचोगे। इस जन्म में चोर रहोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनोगे। ऐसे बहुत सारी चीजों को पढ़कर हिंदुस्तान बड़ा हुआ और हिंदुस्तान इस बात को समझता है। लेकिन आजादी के बाद जिस प्रकार से, या मैं कहूं अंग्रेजों के समय पर ही जिस प्रकार से बिजनेस मॉडल बदला और वो बिजनेस मॉडल इनसिक्योरिटी की तरफ चला गया, इनसिक्योरिटी के चक्कर में व्हाइट कॉलर क्राइम होने लगा, हम क्रिमिनल होते चले गए। भले ही हम वो टैक्स की चोरी करें या फिर वो फिजिकल चोरी करें, लेकिन होते चले गए। अब सिक्योरिटी की दृष्टि से फिर उन्होंने कहा अगर अब तुम सिक्योर नहीं हो तो एक काम करो, धन नहीं है तो इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस ले लो तो तुम्हारे इलाज की व्यवस्था हम करवाएंगे, तुम्हारा मरने के बाद तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं उनकी सिचुएशन हम हैंडल करेंगे। अलग अलग उसके टैगलाइन भी हैं, मैं जीने के बाद भी, मरने के बाद भी, आज भी, कल भी, परसों भी, और हम खड़े हैं और तुम खड़े हो, ऐसा सब करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर भारत में बड़ी तेजी से बढ़ा। ज्यादातर कंपनियां यूरोपियन या अमेरिकी थी। उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया और खोल ली दुकानें। डर दिखाया और डर को बेचा। डर को हमने खरीदा और खरीदने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है, तब उन्होंने कहा कि लीगल फॉल्ट है, तब उन्होंने कहा फॉर्म में फॉल्ट है, तब उन्होंने कहा झूठ बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे ये सब्जेक्ट उसमें कवर नहीं होता, तब उन्होंने कहा कॉलम ब्लैंक रखा था तुमने, तब उन्होंने कहा मेडिकल चेकअप नहीं हो पाया था। लेकिन जिस समय इंश्योरेंस किया था उस समय एजेंट ने सारी एश्योरेंस दी थी और उस समय एजेंट ने सिग्नेचर ले लिए थे। उस समय उसको सिर्फ पैसा चाहिए था और वो खुद फॉर्म भरता है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत छोटी छोटी लिखता है, वो माइक्रोस्कोप लगाकर भी नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन सपने तो दिखाए थे, कॉन्सेप्ट तो बेचा था, सपना तो बेचा था और हमने सपना खरीदा भी था। लेकिन मृत्यु के बाद जब बच्चे सामने आए, जब परिवार के लोग सामने आए, जब उत्तराधिकारी सामने आए, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्लेम वैलिड नहीं है। 10 साल तक पॉलिसी भरते रहे और फिर उन्होंने कहा क्लेम वैलिड नहीं है। ज्यादातर केसेस में यही क्लेम होता है कि तुम्हारे क्लेम में कुछ गड़बड़ रहेगी। वहां जो क्लेम करने वाली एजेंसियां हैं, क्लेम देने वाली जो एजेंसियां हैं, वो सिर्फ इस बात के महारथी हैं कि कमी कैसे निकालेंगे। लेकिन जब इंश्योरेंस करवाया था तो कमी उस समय फॉर्म में नहीं निकाली गई थी। उस समय ये भी नहीं कहा गया था कि मेडिकल नहीं हुआ, उस समय ये भी नहीं कहा गया था कि ये ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, उस समय ये भी नहीं कहा गया था कि ये क्यों, ऐसा तुमने क्यों लिख दिया। वो तो एजेंट ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं हूं ना। ये जो एजेंट का मैं हूं ना, इसने बड़ा गड़बड़ कर दिया। ऐसा ही केस ऑनेबल एनसीडीआरसी में आया है, यानी कि सरकार ने उसको इजी कर दिया। ये इंश्योरेंस का मामला है। इंश्योरेंस का मामला उपभोक्ता का मामला बनता है। इसलिए कोर्ट केस करने की बजाय जब इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर दें तो रिजेक्शन के बाद कोर्ट जाने के बजाय फोरम में मिनिमम खर्चे में आप खुद भी प्लीड कर सकते हैं। नेशनल जो जो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में, उसमें परिवर्तन थोड़ा कर दिया गया। अब 50 लाख रुपए तक के केसेस, यानी कि 50 लाख रुपए तक के क्लेम तो जिले के फोरम में ही हो सकते हैं, कम फॉर्मेलिटी के साथ, बहुत कम चीजों के साथ।
और फिर 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक स्टेट के फोरम में हो सकते हैं, और 2 करोड़ के ऊपर फिर एनसीडीआरसी आना पड़ेगा। और अगर ये 50 लाख के नीचे का केस है कोई जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम की अपील स्टेट फोरम में, स्टेट रिड्रेसल बॉडी में, और उसकी अपील नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी में। यानी कि अपील में भी एनसीडीआरसी आ सकते हैं और डायरेक्ट भी आ सकते हैं, अगर 2 करोड़ के ऊपर का मामला है तो। और फिर जब 2 करोड़ के ऊपर का मामला है, एनसीडीआरसी उसको डिसाइड करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। ये जो मामला जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका साइटेशन लिखना चाहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट साइटेशन है, छोटी देवी वर्सेस भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अब भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स, ये कोई भी कंपनी हो, भारतीय एक्सा क्या लाई, कोई भी कंपनी हो, जब आप क्लेम मांगने जाएंगे तो वो मोटा सा चश्मा लगाते हैं, दिया जाए इसकी कोशिश, फिर कम दिया जाए उसकी कोशिश, फिर पैसा रोक कर दिया जाए उसकी कोशिश। सारे देश में यही चल रहा है। इस केस में हुआ क्या कि बेटे ने, एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस करवा लिया आफ्टर डेथ। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मां इंश्योरेंस कंपनी में उसने क्लेम डाला, भाई ये था। इंश्योरेंस कंपनी ने फॉर्म देखा और फॉर्म में कहा कि भाई तुमने तो ये कॉलम खाली छोड़ दिए थे, ये कॉलम जो खाली छूटे हुए हैं, इस कॉलम को भरना जरूरी था, ये तुमने भरा नहीं है, झूठ बोला है, इसलिए अब पॉलिसी वैलिड नहीं है। गजब की बात है। और पॉलिसी वैलिड नहीं है तो जो पैसे उसने 2 साल भरे वो बोले वो तो चले गए। अब इस मामले में वो डिस्ट्रिक्ट फोरम गई, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट फोरम गई। आते आते मामला स्टेट फोरम गया, स्टेट फोरम ने भी रिजेक्ट कर दिया, कहा भाई ये तो फॉल्ट है क्योंकि वो भरा नहीं गया, ये कॉलम खाली है और कॉलम भरा नहीं गया और तुमने झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि इन सज्जन ने, जो मृतक है, इन्होंने दूसरी पॉलिसी भी करवा रखी थी। और मजे की बात यह है कि भारतीय एक्सा की ही 3 पॉलिसी और करवा रखी थी। तो भारतीय एक्सा ने कहा कि जो अदर पॉलिसीज का कॉलम है जिसको डिस्क्लोज करना था, वो तुमने डिस्क्लोज नहीं किया, जबकि मेरे पास एविडेंस है कि तुम्हारी 3 पॉलिसी हमारे पास भी है। यानी कि भारतीय एक्सा से जो उसने पॉलिसी ली, वो पॉलिसी पर ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि तुमने झूठ बोला, ये कॉलम खाली छोड़ दिया गया। अब वो मां कहती है कि भाई मुझे तो पता नहीं लड़के ने किया, क्या करवाया था पता नहीं, मेरे पास तो ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है। फॉर्म निकालकर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है, क्योंकि ये एक, आप कोई भी इंश्योरेंस हम में से करवाता होगा तो वो उसमें एक कॉलम होता है क्या और इंश्योरेंस है, तो एजेंट कहता है चिंता मत करो, कोई एक पॉलिसी डाल दो तो भी चलेगा और नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, चिंता मत करो, हो गया। अब चिंता मत करो हो गया, इन एजेंट ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। अब भाई अगर वो मैंडेटरी कंडीशन थी कि ये भरना ही है, इसके बगैर इंश्योरेंस नहीं हो सकता, तो वो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था। वो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, मामला नेशनल कमीशन आया। नेशनल कमीशन ने 2 केसेस का साइटेशन दिया, और मैं समझता हूं कि ये जो 2 केसेस के साइटेशन है, ये साइटेशन अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस अग्रवाल स्टील 2009 SC 1656, सूरजमल रामनिवास ऑयल मिल्स वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 10वीं SCC 567, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस माधवाचार्य RP नंबर 211 ऑफ 2009। इसके अलावा और भी जजमेंट हैं। इन जजमेंटों में को हवाला देते हुए जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन में उन्होंने कहा कि भाई रिलायंस इंश्योरेंस की जो कंपनी, जो जो केस है, वो अपने आप में कुछ कह रहा है। रिलायंस इंश्योरेंस वाले केस में ऑनरेबल एनसीडीआरसी कहता है कि ये कहा गया है कि कोई भी पॉलिसी में अगर कोई डिफेक्ट है
बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी पॉलिसी में किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट इस लेवल का होना चाहिए कि पॉलिसी कैंसिल हो जाए। अगर उसमें इस लेवल का डिफेक्ट नहीं है कि पॉलिसी कैंसिल हो सकती है, तो पॉलिसी में कोई भी कमियां अगर रह जाती हैं तो वो कमियां इंश्योरेंस क्लेम पर बाधा नहीं पहुंचाती। केस आप चाहें तो लक्ष्मी चंद वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस 2016 थर्ड एससीसी 100, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्होंने जो हवाला दिया, इन्होंने कहा कि भाई ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लायबिलिटी अवॉइड नहीं की जा सकती। इंश्योरेंस कंपनी मस्ट नॉट ओनली एस्टेब्लिश द डिफेंस दैट द पॉलिसी हैज बीन ब्रीच्ड, ये बताओ कि पॉलिसी ने ब्रीच करी, इसके अतिरिक्त बट मस्ट ऑल्सो शो दैट द ब्रीच ऑफ पॉलिसी इज सो फंडामेंटल इन नेचर दैट इट ब्रिंग्स द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम डिनाई करने के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो खत्म हो गया है, क्योंकि वो पॉलिसी ब्रीच कर गए। अब भैया आपने पहले साल का प्रीमियम ले लिया, दूसरे साल का प्रीमियम ले लिया, तीसरे साल का प्रीमियम ले लिया, तब तक पॉलिसी वैलिड थी। तो वो कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच इस लेवल का हो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, तब ही क्लेम रोका जा सकता है, अदरवाइज आपको क्लेम देना पड़ेगा। दूसरा केस एनसीडीआरसी ने जो कोर्ट किया वो था कैनरा बैंक वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 थर्ड एससीसी 455, और अभी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी रेट holistically so as to give effect to reasonable expectation of all the parties including the insured and the beneficiaries. It must be interpreted in a commercially sensible manner, coverage clause to be read broadly, and ambiguity if any to be resolved in favor of insured, exclusion to be read narrowly. कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कुछ गड़बड़ आपको लगती है, कुछ उसमें डिफेक्ट लगता है, कुछ गलत भर दिया गया है, तो आपको बड़ा हृदय दिखाते हुए उस पॉलिसी का क्लेम देना चाहिए। उस क्लेम में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका हम मतलब निकालकर बिल्कुल पूरा फिट कर देंगे। एनसीडीआरसी ने इनको 20 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस की कॉस्ट थी उसको देने का आदेश दिया, 9% इंटरेस्ट के साथ आदेश किया कि 9% अगर आप नहीं देते तो 9% इंटरेस्ट के साथ इनको पेमेंट करिए, 45 दिन के अंदर पेमेंट करिए। मैं समझता हूं कि इस केस ने यह बता दिया कि जो इंश्योरेंस कंपनी रोज की चेक करती है कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, कि ऐसा नहीं, कि वैसा नहीं, उस पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, एनसीडीआरसी का ऑर्डर आया, और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को यहां कोड करते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इसलिए हम ऐसा ऑर्डर कर रहे हैं। अब भारतीय एक्सा अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो आगे देखा जाएगा, लेकिन वो नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के पास गए थे। अब एक मामला दूसरा बनता है, एक बड़ा मशहूर जजमेंट मैं यहां पर उसको कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर बलराम वर्सेस डॉक्टर कुणाल साहा। बहुत बड़ा जजमेंट है, मेडिकल नेग्लिजेंसी का है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योरेंस कंपनी और ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। डॉक्टर बलराम वर्सेस कुणाल साहा। कुणाल साहा अमेरिका में रहते हैं, उनकी पत्नी भारत में आई हुई थी, कोलकाता में वो एक स्किन डिसीज उनको हो गई, स्किन का इलाज करवाने एक हॉस्पिटल में गए। वो हॉस्पिटल डॉक्टर बलराम प्रसाद का था। डॉक्टर बलराम के हॉस्पिटल में जब इलाज चल रहा था तो चूंकि डॉक्टर कुणाल खुद ही एक डॉक्टर था और अमेरिका में प्रैक्टिस करता था, डॉक्टर कुणाल उनको बता रहा था कि तुम गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो। हॉस्पिटल कह रहा था कि हम हॉस्पिटल है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर कुणाल ने बारंबार कहा कि गलत ट्रीटमेंट हो रहा है और इसकी प्रिजर्वेशन कैसी होनी चाहिए। अब भारत के हिसाब से वो कर रहे होंगे हॉस्पिटल वाले, और डॉक्टर कुणाल साहा देख रहे होंगे अमेरिका के हिसाब से। इलाज होते होते कई महीने लग गए और पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर डॉक्टर कुणाल साहा ने 77 करोड़ रुपए का क्लेम किया। बाद में उसको फिर से अमेंड किया और 20 करोड़ रुपए और डाले, यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए का क्लेम डाला। भारत में किसी भी मामले में, नेग्लिजेंसी के मामले में या इंश्योरेंस के मामले में या नेग्लिजेंसी के मामले में इतना बड़ा क्लेम कभी नहीं हुआ। ये 100 करोड़ रुपए का क्लेम था। जाहिर सी बात है कंज्यूमर ट्रिब्यूनल में जाएगा
तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। नेशनल कंज्यूमर ट्रिब्यूनल में जब वो गए तो नेशनल कंज्यूमर ट्रिब्यूनल ने ये माना, डॉक्टर ने मतलब हॉस्पिटल ने ये भी कहा कि भाई इस मामले में तुम भी नेग्लिजेंसी हो, तुम्हारी नेग्लिजेंसी, तुम हमको इलाज नहीं करने दे रहे थे मेरे हिसाब से। उस समय नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने माना या ट्रिब्यूनल ने माना कि नहीं नहीं, कुणाल साहा कुछ कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे, वो अपने मन से इलाज नहीं कर पाए, लेकिन ये इलाज गलत कर रहे थे। तो एक 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 1 करोड़ 55 लाख रुपए दिए 10% काटकर। डॉक्टर कुणाल साहा सुप्रीम कोर्ट आए। डॉक्टर बलराम प्रसाद सुप्रीम कोर्ट आए। अब देखिए आए कौन, डॉक्टर बलराम प्रसाद 1 करोड़ 55 लाख बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए डॉक्टर कुणाल साहा के खिलाफ। डॉक्टर कुणाल साहा को 1 करोड़ 55 लाख का कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया मेडिकल नेग्लिजेंसी में, यानी कि जो इलाज चल रहा था उसमें गलत इलाज करने पर। याद रखिएगा, अगर कोई डॉक्टर गलत इलाज करता है तो कंज्यूमर फोरम में आपका क्लेम बनता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में ही 50 लाख रुपए तक का केस हो सकता है, 2 करोड़ रुपए का स्टेट फोरम में होगा और उससे ऊपर का नेशनल फोरम में होगा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, मैंने कहा कि आपके कोई नेग्लिजेंसी, मेडिकल नेग्लिजेंसी है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट गलत हो जाता है, तो जिले के ही कंज्यूमर फोरम में चले जाइए, कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है और कोर्ट में भी प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। एक वहां फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को भरिए आसानी से और फॉर्म भर के जो आपके पास एविडेंसेस हैं वो वहां लगा दीजिए। वो आपको मेंबर्स बुलाएंगे, उनके सामने रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, उनको मामला लगेगा तो वो उनको बुलाएंगे, दोनों अपनी अपनी बात कहिए, फिर वो आपका डिसाइड कर देंगे और वो कोर्ट की तरह ही बाइंडिंग होता है। तो ये नेशनल कमीशन के पास गया था। नेशनल कमीशन के बाद डॉक्टर बलराम प्रसाद, जिनके अगेंस्ट में 1 करोड़ 55 लाख रुपए थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो साइटेशन बना डॉक्टर बलराम प्रसाद वर्सेस डॉक्टर कुणाल साहा, 2013 का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर कुणाल साहा खुद रिप्रेजेंट हुए इन पर्सन और डॉक्टर कुणाल साहा ने सारी कहानी बताई कोर्ट को कि भाई इन्होंने क्या किया। अब ये कह रहे हो 1 करोड़ 55 लाख हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने 6 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया। 6 करोड़। एक जो डॉक्टर बलराम साहा गए थे, डॉक्टर बलराम प्रसाद गए थे, डॉक्टर बलराम प्रसाद गए थे 1 करोड़ 55 लाख रुपए बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर कुणाल साहा प्रिवेल कर गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे डॉक्टर थी, उसकी कमाई का ये है, 100 करोड़ रुपए उसका हर्जाना बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका की स्थितियों को नहीं कंसिडर किया, भारतीय स्थितियों को देखते हुए 6 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन बनाया था और ये कहा था कि जो एनसीडीआरसी का जजमेंट है 1 करोड़ 55 लाख का, उसको इनहेंस किया जाना चाहिए। डिस्प्यूट ये भी बना था कि इन्होंने पहले 77 करोड़ रुपए क्लेम किए थे, फिर 20 करोड़ रुपए उसमें बढ़ा कैसे सकते हैं बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये रूलिंग स्टैब्लिश की कि अगर क्लेम स्टैब्लिश होता है तो अमाउंट बढ़ाना घटाना ये विषय, ये डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये डिस्प्यूट नहीं है। और अगर आपने नेग्लिजेंसी की है तो इन ये अपना क्लेम मांग रहे हैं, 77 करोड़ मांगे चाहे 700 करोड़ मांगे, जितना इनका बनता है इन्होंने क्लेम मांगा है, आप उसको डिफेंड करिए। लेकिन ये अमेंडमेंट कि इन्होंने 20 करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं, इसलिए इनका केस सस्टेन नहीं करता, क्योंकि ये बाद में लालच इनका पड़ गया, 77 करोड़ से फिर 100 करोड़ पर पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए नेग्लिजेंसी प्रूफ होने के बाद अमाउंट तो फिर प्रोसीजर से ही तय होगा, इसलिए क्या इन्होंने क्लेम किया ये विषय नहीं है, या कितना इन्होंने क्लेम किया या कितना बढ़ा लिया या अमेंडमेंट कर लिया, करने का राइट था, इनको पूरा राइट था। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।